नमस्कार गाइस। आज हम आप लोगों को कक्षा 11 में भौतिक विज्ञान में बताएंगे कि तरंग किसे कहते हैं, तरंग कितने प्रकार के होते हैं। तो पहले समझते हैं कि तरंग किसे कहते हैं। देखिए, तरंग किसी माध्यम में उत्पन्न वह विक्षोभ या हलचल जिसमें द्रव्य के संचरण के बिना ऊर्जा का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है, उसे तरंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम किसी तालाब में कोई पत्थर का टुकड़ा मारते हैं, तो देखिए जहाँ पे पत्थर गिरता है तालाब के अंदर, वहाँ पे विक्षोभ उत्पन्न होता है। जैसे मान लीजिए कि ये तालाब है, यहाँ पे हम पत्थर मारे हैं, तो इसके चारों तरफ देखो एक समान दिशा में विक्षोभ उत्पन्न होगा। तो ये जो विक्षोभ उत्पन्न होता है जिसमें तरंगे निकलती हैं, वही विक्षोभ को ही हम तरंग कहते हैं। मान लीजिए ये आपका पत्थर का टुकड़ा है और ये विक्षोभ उत्पन्न हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे तरंग। अब देखिए, इसमें तरंगे आपके दो प्रकार की होती हैं। एक होता है अनुदैर्ध्य तरंग, दूसरा होता है अनुप्रस्थ तरंग। तो देखते हैं कि अनुदैर्ध्य तरंग क्या होते हैं। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग ऐसी तरंगे जिनके संचरण की दिशा तथा माध्यम के कण का कंपन समान दिशा में होता है, उन्हें अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। देखिए, जैसे ये तरंगे हैं, इसमें जो तरंग के कण हैं और उनके चलने की जो दिशा है एक दूसरे के समान है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह अनुदैर्ध्य तरंग है। और देखिए, दूसरे एग्जांपल्स कैसे समझ सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं। तो अनुदैर्ध्य तरंग को समझने के लिए, जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है। क्या है? दीवार। अब इसमें हम एक स्प्रिंग बांध देते हैं, ये स्प्रिंग बांध दिए। तो अब इसमें देखिए, आपके दीवार में स्प्रिंग है, इसको एक हाथ से खींचते हैं। एक हाथ से क्या करते हैं? खींचते हैं। तो देखिए, ये स्प्रिंग में पहले ये देखिए आपका सघन अवस्था था, जिसको आप क्या कर सकते हो कि संपीड़न। और दूसरे में क्या हुआ? विरलन। जब स्प्रिंग तनी हुई नहीं हुई थी, तो उसके जो चूड़ियाँ थी वो एक दूसरे के ज़्यादा समीप थी, नज़दीक थी। लेकिन जैसे उसको हम हाथ से खींच दिए, तो इसमें जो होती हैं दोनों चूड़ियों के अंतर कुछ स्थान आ जाता है। तो वही इसमें आगे समझाया गया है कि जब इस प्रकार की तरंगे माध्यम में संचरण करती हैं, संचरण मतलब विचरण करती हैं, तो संपीड़न तथा विरलन की अवस्था एकांतर क्रम में होती है। तो देखिए, संपीड़न की अवस्था एक दूसरे की चूड़ी पर डिपेंड कर रहा था कि वह नज़दीक की अवस्था में थी, और विरलन की अवस्था एक दूसरे से दूरी पे है, दूर दूर है। जबकि देखिए, जबकि संपीड़न की अवस्था में माध्यम का दाब तथा घनत्व तो अधिक होता है। इसमें चूड़ियाँ पास पास होती हैं, तो इसमें अधिक दाब होता है। अब अधिक दाब होने के कारण इसमें जो होता है आपका घनत्व भी अधिक हो जाता है। जबकि विरलन की अवस्था में जो होता है दाब और घनत्व तो समान अवस्था से कम होता है। देखिए, इसमें जो ये विरलन की अवस्था में इसमें चूड़ियों की संख्या अधिक हो गई है। इसमें जो आपका दाब है वो संपीड़न की अवस्था से कम है, घनत्व भी संपीड़न की अवस्था से कम है। आगे आपका है कि अनुप्रस्थ तरंगें क्या होती हैं। देखिए, जब माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं, तो इस प्रकार की तरंग को अनुप्रस्थ तरंगें कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये माध्यम के कण हैं, माध्यम के कण एक दूसरे के अभिलंबवत कंपन करते हैं। देखिए, एक दूसरे के अभिलंबवत, एक दूसरे के अभिलंबवत कंपन कर रहे हैं, तो इस प्रकार की तरंग को हम क्या कह सकते हैं? अनुप्रस्थ तरंगे। और इसको दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि दूसरे एग्जांपल्स में क्या होता है। मान लीजिए कि ये एक रस्सी है। क्या है? रस्सी। रस्सी को हम दीवार की सहायता से बांध दिए हैं, किसी हुक में लगा दिए हैं। अब इसी रस्सी को एक स्थान पे दीवार से बांध दिए तथा दूसरे स्थान पे उस रस्सी को हम हाथ से हिलाते हैं। जब हाथ से हिलाएंगे तो देखिए, इसमें जो होते हैं आपके माध्यम के कण, देखिए एक दूसरे के अभिलंबवत कंपन कर रहे हैं। जो ये अभिलंबवत कंपन करते हैं, इसे ही हम बोलते हैं कि ये आपके अनुप्रस्थ तरंगे हैं।
तो इस प्रकार से आपके तरंगों की टॉपिक समाप्त हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।